तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जो कि होने वाली है हमारी इस हफ्ते की Q&A वीडियो। हर फ्राइडे काफी मजा आता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के इतने सारे, और थैंक यू सो मच जो लोग भी क्वेश्चन पूछते हैं। सबका कमेंट लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन तब भी मैं टॉप लाइक्ड कमेंट्स या फिर जो ज्यादा लोग क्वेश्चंस पूछते हैं उनको लेने की कोशिश करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का Q&A। पहला क्वेश्चन आता है फैन एंड मैन कनेक्शन की तरफ से, हु इज गौतम इन योर चैनल। और ये कह रहे हैं कि भाई मैंने पुरानी वीडियोस तुम्हारी देखी हैं, शाहिद खान और मुकेश अंबानी वाली। वहां पे एक बंदा था जो गौतम नाम से था, तो वो मेरा फ्रेंड है, ब्रदर है। ये बात आई थिंक पूछ रहे हैं, और मैं ये बात पहले भी बता चुका हूँ कि गौतम वॉज माई फ्रेंड, और वो और मैं मिलकर पहले चैनल को साथ चलाया करते थे, पर पर्सनल रीजंस की वजह से उनको चैनल छोड़ना पड़ गया। तो फिर भाई वहां से मैंने आगे कंटिन्यू करा था। इसके पीछे कोई ऐसी मिस्ट्री कहानी नहीं है। आई थिंक ये क्वेश्चन लोगों के दिमाग में इसलिए आता है क्योंकि चैनल की जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है उसमें मेरी आवाज नहीं है, तो लोगों को अजीब लगता है कि भाई आखिर ये बंदा कौन है, और वो मैं समझ सकता हूँ। अगला क्वेश्चन आता है नरोत्तम की तरफ से, हु डू यू थिंक दीज डेज इज बेस्ट इन पोर्ट्रेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स एट एनी टाइम। तो यहाँ पे मैं प्रॉब्ली बात कर रहा हूँ हील और फेस की। तो क्रिस जेरिको एक ऐसा नाम आता है जो कुछ देर पहले तक हील थे, अब कितने कमाल के फेस हैं, 50 साल के भी हो चुके हैं, लेकिन भाई उनसे कोई वो चीज छीन नहीं सकता। आई थिंक एज ये चीज कर सकते हैं, मेरे हिसाब से केविन ओवेंस कर सकते हैं, सेथ रॉलिंस कर सकते हैं, सैमी ज़ेन, ड्रू मैकिंटायर। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि काफी अच्छे से हील भी बन सकते हैं और फेस भी बन सकते हैं। और मेरे हिसाब से एज ए रेसलर ये एक एलिमेंट है जो हर किसी के बस की बात नहीं होती, और जिनके अंदर ये है, और जो भी मैंने नाम लिया गाइस, वो कितने टॉप स्टार्स हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि आता है संस्कार की तरफ से, और ये कहते हैं, डू यू थिंक अलाइनिंग ओमोस विद एजे वाज द वर्स्ट थिंग for AJ? Good for Omos though, cause it's not only making AJ bad but also WWE who can make so much profit, so much money from him are not using him well. I think WWE needs the phenomenal one. He can single-handedly carry Raw just like he carried SmackDown in 17-18. तो भाई ये बात आपकी सही है, और मैं बहुत समय से बोल रहा हूँ कि ओमोस एक ऐसा बंदा है जिसके अंदर अपनी लिमिटेशंस हैं। वो ऐसा नहीं है कि आगे आके ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाए, और उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर तरीके से यूज करा जाता है, और वो चीज हमने उनकी एजे स्टाइल्स के साथ देख लिया है। लेकिन आई डोंट थिंक कि WWE ने इतनी नई चीजें करी एजे और ओमोस के साथ कि टैग टीम के अंदर हमारा इंटरेस्ट बना रहे। और एक पॉइंट आई थिंक अब आ चुका है जब एजे स्टाइल्स को फिर से एज ए सिंगल सुपरस्टार पुश करने की जरूरत है, या वो रॉ पे हो या फिर स्मैकडाउन पे। रीसेंट एग्जांपल हमने देखा कि रैंडी ऑर्टन के साथ कितना कमाल का उन्होंने मैच दिया। वो एक पेपर व्यू लेवल का मैच बन सकता था अगर उसके पीछे हम एक अच्छी स्टोरी लाइन डाल दें। तो आई थिंक एजे स्टाइल्स का समय आ गया ओमोस से दूर हटने का, लेकिन उसके लिए भी WWE को कोई स्टोरी लाइन एंगल चाहिए होगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में अभी तक हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिली हैं। अगला क्वेश्चन आता है रोमन द ट्राइबल चीफ रेंस की तरफ से, और ये कहते हैं, डू यू लाइक द ब्रांड स्प्लिट और नॉट? एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम डू यू थिंक दिस विल बी बेस्ट टू एंड इट? आई थिंक ये वाली रॉ के बाद सारे लोगों को ये लग रहा है कि भाई अगर ब्रांड स्प्लिट नहीं होता तो रॉ भी कितनी अच्छी हो सकती थी, क्योंकि सारे सुपरस्टार्स इधर से उधर जा सकते हैं। और इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। WWE के लिए एज अ कंपनी, विंस मैकमैन के लिए एज द CEO एक प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे बंदे उन्होंने साइन कर रखे हैं कि सबको टीवी टाइम देना इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर ब्रांड स्प्लिट ना हो। अगर हम अभी सिचुएशन की भी बात करें तो क्या आपको लगता है कि जितने भी सारे अलग अलग चैंपियंस हैं, अगर ब्रांड स्प्लिट ना होता तो उनको चैंपियन बनने का मौका मिलता? तो वो एक पॉइंट है। लेकिन आई थिंक अगर हम फैन पर्सपेक्टिव की तरफ से देखें कि भाई हमें तो बस अच्छा टेलीविजन शो देखने से मतलब है, तो मैं डेफिनेटली इस पॉइंट के साथ हूं कि ब्रांड स्प्लिट को एंड कर देना चाहिए। WWE के पास 3-4 टॉप स्टोरी लाइन्स होंगी, और वो स्मैकडाउन रॉ पे आगे कंटिन्यू भी हो सकती हैं, और हमको थोड़ा और कंटेंट उन स्टोरी लाइन्स में देखने को मिल जाएगा। एक हफ्ता पूरा वेट भी नहीं करना पड़ेगा। कभी ये ऐसा होगा? आई डोंट थिंक ऐसा कभी होगा, क्योंकि फॉक्स नेटवर्क और USA नेटवर्क अपनी अपनी चलाते हैं, और उनको अपने शो पे कुछ चाहिए। एंड आई थिंक अगर WWE इस टाइम पे ब्रांड स्प्लिट एंड कर देती है तो दोनों नेटवर्क्स का जो बोझ है वो एक साथ सह नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फॉक्स वाले कहेंगे ये क्यों चीज ले आए, जबकि USA वाले कहेंगे हमें तो ये चीज चाहिए। तो आई थिंक वो भी एक रीजन है, और WWE शायद एक ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है अगर हम बात करें ब्रांड स्प्लिट की। अगला क्वेश्चन आता है देव की तरफ से, विच पेपर व्यू एंडिंग यू मोस्ट लाइक, मनी इन द बैंक और समर स्लैम? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों एंडिंग जबरदस्त थी। एक में जॉन सीना का रिटर्न, एक में ब्रॉक लेसनर का रिटर्न, और रोमन रेंस के 2 बढ़िया मैचेस हमें देखने को मिले। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को पिक करना हो तो मैं पिक करूंगा ब्रॉक लेसनर का रिटर्न, क्योंकि आई थिंक जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस का मैच समर स्लैम में होगा। ये बात हमें पहले से ही पता थी कि चांस काफी ज्यादा है कि सीना मनी इन द बैंक के अंदर ही आ जाए। वो रिटर्न भी बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर वापस आया और वो भी एज अ बेबी फेस, आई थिंक वो एक शॉकिंग मोमेंट थी ज्यादा मेरे लिए एज कंपेयर टू सीना का
रिटर्न, तो उसको मैं पिक करूंगा। अगला क्वेश्चन आता है ओम सिंह की तरफ से, कैन एजे स्टाइल्स एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर डेब्यू इन AEW बिफोर रिटायरिंग? दिस कैन प्रूव टू बी हेवन फॉर ऑल द फैंस अराउंड द वर्ल्ड as Styles can give many dream matches, the biggest being against Kenny Omega. Also, Styles could become the only wrestler to capture world titles in WWE, New Japan, NWA, TNA, PWG, and finally in All Elite Wrestling. I wish he debuts in AEW with the Demigods theme song he used in ROH. I'll burst into tears. तो ये भाई बहुत ज़्यादा इमोशनल कमेंट हो गया और एजे स्टाइल्स को AEW में लाने की यहाँ पे बात करी जा रही है। आई थिंक कि एजे स्टाइल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता इस पॉइंट पे AEW से, लेकिन अगर उनको फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है और अगर उनका पर्सनल कोई ऐसा गोल है कि हाँ वो एक बार फाइनली AEW में भी जाना चाहेंगे, तो आई थिंक वो डेफिनेटली पॉसिबल है। करंट जो उनकी डील है, उन्होंने खुद बोला है कि एक बिजनेस डिसीजन के हिसाब से इस समय में एक अच्छी पोजीशन में बैठा हूँ WWE के अंदर। हो सकता है उनको वो सारी चीज़ों से इतना फर्क ना पड़ रहा हो जो शायद डैनियल ब्रायन को पड़ रहा था कि हाँ भाई WWE तुम मुझे पैसे तो दे रहे हो पर मेरे रेसलिंग करियर में मुझे XYZ चीजें चाहिए। हो सकता है उसकी जो नीड है वो इस समय एजे स्टाइल्स को ना हो। एंड आई थिंक अगर फ्यूचर में एजे स्टाइल्स आ जाते हैं AEW के अंदर तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा बड़ी डील होगी, लेकिन भाई एंटरटेनिंग भी रहेगा। और जैसे कि कमेंट ने काफी अच्छे से मेंशन करा, कितनी सारी और भी चीजें हैं जो उसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो डेफिनेटली मैं भी वो देखना चाहूंगा। अगला कमेंट आता है फैजान की तरफ से और ये एक रैपिड फायर है गिमिक्स का, फ्रिकन रॉलिंस वर्सेस मसाया। तो मैं कहूंगा कि भाई मसाया इस पॉइंट पे अच्छा चल रहा है, फ्रिकन रॉलिंस एक पॉइंट के बाद बोरिंग हो गया था, तो मैं मसाया को यहाँ पे चुनूंगा, क्योंकि जबकि मसाया का ना सच कोई कैरेक्टर है नहीं कि वो आखिर करना क्या चाहता है। द ग्रेटर गुड अभी तक हमको नहीं पता क्या है, लेकिन तब भी एंटरटेन आई थिंक उसने बेटर करा है। आर्किटेक्ट इज द बेस्ट। बिग डॉग वर्सेस ट्राइबल चीफ में डेफिनेटली ट्राइबल चीफ। वाइपर लेजेंड किलर में से लेजेंड किलर, बिकॉज हमेशा से जो है मुझे रैंडी ऑर्टन एज लेजेंड किलर या फिर एज ए हील पसंद आए हैं। फिनोमिनल वन एंड एजे स्टाइल्स, इसमें हम बात करें करंट की तो डेफिनेटली फिनोमिनल वन। रेटेड आर ब्रूड में से रेटेड आर एज। शील्ड और ब्लड लाइन में से कौन सी बेटर टीम है? तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन आई थिंक मुझे शील्ड को पिक करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड लाइन ने एज अ ट्रियो कुछ उतना WWE में अचीव नहीं करा है, लेकिन शील्ड अपने आप में एक डोमिनेंट फोर्स थी। जबकि रोमन रेंस ब्लड लाइन को चला तो रहे हैं, लेकिन उनकी इन्वॉल्वमेंट स्टोरीज में उतनी नहीं है, मैचेस में साथ में उतनी नहीं है जितनी कि शील्ड की ओवर द ईयर्स हमें देखने को मिली। अगला क्वेश्चन आता है नेपाली फिनोमिनन की तरफ से और ये बोलते हैं, इफ AEW begins beating Raw week after week then will WWE return back to non-PG? तो वही मैं सिंपल सी बात बोलूं, जो इस समय पे WWE को लोग देख रहे हैं मेजॉरिटी उनको PG कंटेंट अच्छा लगता है, तभी वो WWE देख रहे हैं। तभी वीकली जो रॉ की रेटिंग्स और स्मैकडाउन की रेटिंग्स है वो एक पॉइंट पे आके रुक गई हैं, ना तो ऊपर जा रही हैं, कभी कभी नीचे चली जाती हैं। तो आई थिंक वो इसी वजह से है, क्योंकि जो ऑडियंस पक्का टिकी हुई है WWE के लिए वो या तो हार्डकोर WWE फैंस हैं या फिर वो लोग जिनको अभी करंट जो कंटेंट चल रहा है वही देखना पसंद है। तो अगर WWE नॉन PG कंटेंट देना स्टार्ट कर देगी तो क्या उनका प्रोडक्ट नेटवर्क्स को पसंद आएगा? क्या विंस मैकमैन वो चीज करना चाहेंगे? आई डोंट नो। लेकिन अगर नॉन PG पे जाने की बात है तो मुझे नहीं लगता कि वो AEW कर पाएगी, शायद कर पाए और वो अच्छा रहेगा रेसलिंग फैंस के लिए फिर से, लेकिन आई थिंक अगर वो चीज कभी होती है देन इट विल बी आफ्टर विंस मैकमैन लीव्स फ्रॉम WWE, जो मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ सालों में गाइस होने वाला है। अगला क्वेश्चन आता है तन्मय की तरफ से, रैंडी ऑर्टन वर्सेस मैट रिडल एट रेसलमेनिया फॉर WWE चैंपियनशिप पॉसिबल? Just think of this, Edge versus Rollins in WrestleMania for the final time. Edge wins it and Rollins turns face, realizing his mistakes after the match। और ये कहते हैं पैट मैकफी इज ऑसम, जिससे मैं एग्री करता हूं। लेकिन बात करी जाए भाई तो देखो एज वर्सेस जो रॉलिंस का मैच है वो आई थिंक एक बार फिर से होना ही है। WWE शायद उसको क्राउन ज्वेल या सर्वाइवर सीरीज में भी कर सकती है, तो अब पता नहीं कब होगा, लेकिन रॉलिंस उसके बाद फेस टर्न कर सकते हैं डेफिनेटली, रोमन रेंस के अगेंस्ट भी वो लड़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो आपने क्वेश्चन पूछा रिडल और ऑर्टन का, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि ये होना पॉसिबल है, लेकिन जो डायरेक्शन WWE ने रिसेंटली ली है जहां पे बिग ई चैंपियन बन चुके हैं, तो कुछ टाइम तक वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अब RK ब्रो की जो फ्यूड है, स्टोरी लाइन जो है वो आगे चलेगी लॉन्ग टर्म में, एंड रेसलमेनिया से पहले डेफिनेटली आई थिंक वो मैच पॉसिबल हो सकता है। अगला क्वेश्चन है सुशांता की तरफ से, भाई बिग ई का कैश इन सच में आपको पसंद आया? अगर बिग ई सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस या ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली के मैच में कैश इन करता और WWE चैंपियन बनता तो वो एक हिस्टोरिक मोमेंट हो सकती थी, सेथ रॉलिंस के हिस्टोरिक कैश इन की तरह। तो भाई सिंपली मैं यही बात बोलूंगा कि आई थिंक बिग ई का जो कैश इन था
वो WWE इसलिए करना चाहती थी, दो रीजंस हैं। पहला ये कि उनको पता था हम NFL के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग कंपटीशन में जा रहे हैं, तो अगर मुझे यहाँ पे सर्वाइव करना है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा, इसलिए बिग ई का जो कैश इन है वो पहले से एडवर्टाइज भी करा गया था। उसके अलावा आई थिंक WWE एक पॉइंट के बाद डेस्परेट हो गई थी कि हाँ हमें रॉ पे कुछ बड़ा करना है, तो आई थिंक वो रीजन था। और बिग ई मुझे तो लगता नहीं था कि रोमन रेंस पे कैश इन करेंगे, तो उन्होंने WWE चैंपियनशिप पे कैश इन करा, उसमें मुझे कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा कि कमेंट ने बताया, इस चीज को एनहांस करा जा सकता था और बढ़िया बनाया जा सकता था, और वो चीज गाइस हमेशा ही पॉसिबल रहती है। अगला क्वेश्चन आता है गाइस एजे स्टाइल्स की तरफ से, और ये बोलते हैं गिव सम एग्जांपल्स ऑफ ग्रेट वर्ल्ड टाइटल रेंस लाइक रोमन रेंस फ्रॉम 2020 टू 2021। अगर मैं बात करूं ग्रेट टाइटल रेंस की, तो मेरे हिसाब से एजे स्टाइल्स की जो स्मैकडाउन वाली रेन थी वो बहुत अच्छी थी। उससे पहले सीएम पंक की जो 434 डे वाली रेन थी वो मुझे बहुत बढ़िया लगी। इनफैक्ट एक अंडररेटेड रेन जिसको मैं मेंशन करना चाहूंगा वो है सैंटोस एस्कोबार की क्रूजरवेट चैंपियनशिप रेन। आई थिंक इट वाज फैंटास्टिक, और जिस पॉइंट पे उन्होंने टाइटल हारा, मैं सोच रहा था क्या जरूरत थी इसकी एनएक्सटी में चेंज करने की, और वो मुझे उतना पसंद आया नहीं था। तो ये कुछ ऐसी रेंज है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी और भी टाइटल रेंज है। ये क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए भी आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है गाइस यहाँ पे यश की तरफ से, और ये कहते हैं आयुष ब्रो, नाउ डीमन बैलर वर्सेस रोमन इज हैपनिंग एट एक्सट्रीम रूल्स फॉर द चैंपियनशिप, देन ब्रॉक वर्सेस रोमन्स ऑलरेडी बुक्ड, ब्रॉक वांट्स द टाइटल, सो हाउ विल इट गो नाउ। आई थिंक जो क्राउन ज्वेल में मैच होगा वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए होना बनता है, उसके अलावा कोई लॉजिक नहीं है, तो वो चीज पक्की है। और ये भी पक्का है कि रोमन रेंस मैच जीतने वाले हैं एक्सट्रीम रूल्स के अंदर। आई डोंट थिंक कि कोई भी चांस है, 0% चांस है डीमन बैलर का यहाँ पे जीतने का। अब WWE के पास एक चीज है फिगर आउट करने के लिए कि हम डीमन बैलर को हराएंगे कैसे, और एक्सट्रीम रूल्स में डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं होती, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है गाइस। तो किस तरीके से वो होगा वो एक्सट्रीम रूल्स में हमको पता लगेगा। अगला क्वेश्चन आता है रोशेश की तरफ से, ब्रो क्या NXT नॉन पीजे होने वाली है इन फ्यूचर, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। अब कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि NXT को WWE ने TV14 रजिस्टर करा है, यानी कि थोड़ा एजियर उसको बनाने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन मैं वही बोलूंगा कि भाई WWE का एजियर से क्या मतलब है, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। ऐसी खबरें हमने बहुत बार पहले भी सुनी है पिछले कुछ सालों में, लेकिन एज सच कभी कुछ हुआ नहीं है, तो वेट करते हैं, जब होगा तभी उसको हम जज करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है अनडिस्प्यूटेड रेसलिंग की तरफ से, 2019 में NXT USA नेटवर्क पर आया था, इसलिए सर्वाइवर सीरीज की पार्ट थी, क्या NXT 2.0 भी इस साल पार्ट रहेगा? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ऑलरेडी वो एक अपने सेकंड जोन में है, फिर से रीबिल्ड कर रहे हैं, तो NXT की इस समय उतनी स्टार पावर नहीं है कि रॉ स्मैकडाउन के अगेंस्ट जा सके फॉर ब्रांड सुप्रीमेसी। तो आई थिंक वो अभी नहीं होने वाला, और इस साल की जो सर्वाइवर सीरीज है वो रॉ स्मैकडाउन के अराउंड रहेगी। अगला क्वेश्चन एक और रैपिड फायर है वैभव की तरफ से, हील ओमेगा वर्सेस फेस ओमेगा। तो भाई ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फेस ओमेगा ना हमने कभी उतने टॉप लेवल पे AEW में अभी तक नहीं देखा, और उससे पहले मैं उनको उतना ज्यादा फॉलो नहीं करता था, तो इस पॉइंट पे मैं बोलूंगा हील ओमेगा। सेथ रॉलिंस वर्सेस डीन एम्ब्रोस में मैं बोलूंगा सेथ रॉलिंस। अब ब्रॉक लेसनर वर्सेस रॉक में मैं चुनूंगा रॉक को। बेकी लिंच वर्सेस ब्रिट बेकर में आई विल पिक बेकी लिंच, क्योंकि आई थिंक कि ओवर द लॉन्ग टर्म जो उन्होंने अचीव करा है वो इस समय ब्रिट बेकर से ज्यादा है, लेकिन ब्रिट बेकर इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल, वो हम देख रहे हैं एवरी वीक। आईपीएल वर्सेस प्रो रेसलिंग, तो मैं रेसलिंग चुनूंगा, क्योंकि आईपीएल आजकल चल रहा है और मैं देख भी नहीं रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना उसमें इंटरेस्ट है। रेसलमेनिया 30 मेन इवेंट वर्सेस रेसलमेनिया 31 वर्सेस 37, तो आई थिंक मेरे लिए जबकि तीनों मेन इवेंट्स काफी अच्छे थे, अगर मुझे एक चुनना हो तो मैं तब भी रेसलमेनिया 30 का मेन इवेंट चुनूंगा, क्योंकि वो मोमेंट मेरे दिमाग में हमेशा रहेगी। व्हाट अ मोमेंट, डैनियल ब्रायन जिस तरीके से उनकी लंबी स्टोरी लाइन और चेज था, आई डोंट थिंक उसको कुछ बीट कर पाएगा। और आज का फाइनल क्वेश्चन गाइस आता है मैसेंजर की तरफ से, जॉन मॉक्सली स्लोली बिकमिंग अंडररेटेड, एम आई राइट? मैं बोलूंगा कि अंडररेटेड यहाँ पे सही वर्ड नहीं है, मैं कहूंगा लॉस्ट इन द लाइमलाइट, क्योंकि AEW में इतना कुछ चल रहा है कि अगर जॉन मॉक्सली टॉप लेवल पे नहीं भी है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जो वो कर रहे हैं वो अच्छा तो जरूर है, बढ़िया है, लेकिन उसके बारे में कोई उतनी बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि उससे इंपॉर्टेंट इतनी चीजें चल रही हैं, तो टाइम लगेगा कुछ। एंड आई थिंक अगर डैनियल ब्रायन या फिर पंक में से कोई मॉक्सली के अगेंस्ट चले जाता है तो बहुत ज्यादा अमेजिंग फ्यूड्स हमें देखने को मिल सकती हैं। तो पेशेंस इज की, और देखते हैं सारे टॉप सुपरस्टार्स को आने वाले टाइम में AEW कैसे यूज करेगी। तो गाइस ये थी आज की Q&A वीडियो, अगर आपको पसंद आई है लाइक बटन को जरूर दबाएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।